आपके अपने चैनल RK1SST में आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जो संबंधित है 6ठी ईसा पूर्व शताब्दी यूनानी आक्रमण मौर्य साम्राज्य काल गुप्त एवं गुप्तोत्तर युग से संबंधित प्रश्नों को हल करूँगी। तो ये प्रश्न जो मैं सॉल्व कराऊंगी तो ये घटना चक्र के सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्न होंगे। तो बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। तो हमारा पहला प्रश्न है, नंद वंश के पश्चात क्या है प्रश्न में, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया। तो नंद वंश के पश्चात जो मगध पर जो राजवंश थे वो मौर्य वंश थे। तो इसमें थोड़ा डिस्कस कर देती हूँ। तो मगध के नंद वंश की स्थापना शिशुनाग वंश का अंत करके की गई। ठीक है, नंद वंश में कुल कितने राजा हुए, तो 9 राजा हुए थे नंद वंश में। नंद के अंतिम काल में जनता से बलपूर्वक धन वसूलने तथा छोटी छोटी वस्तुओं पर भारी लगान लगाते थे वो नंद वंश। ठीक है, इससे जनता क्या थे, वो असंतोष फैलते गए जनता में। ठीक है, वातावरण जो है व्याप्त हो गया, बहुत ज़्यादा मात्रा में घृणा के दृष्टि से देखने लगे। इससे जो लाभ उठा करके कौन, चंद्रगुप्त मौर्य लाभ उठा करके ये चाणक्य के सहयोग से घनानंद की हत्या कर दिए और पुनः वह नंद वंश को खत्म करके मौर्य वंश की स्थापना कर डाले। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, कलिंग नरेश खारवेल का संबंध है। तो कलिंग नरेश खारवेल का संबंध जो है, इसका ऑप्शन दिया है और बीपीएससी ने ऑप्शन ई दिया है। ठीक है, इसका मुझे लग रहा है कि चेदी वंश से संबंधित है। तो आप लोग देख लेंगे थोड़ा क्वेश्चन, मैं थोड़ा डिस्कशन में पढ़ देती हूँ। तो कलिंग के चेदी वंश का संस्थापक जो थे महामेघवाहन नामक व्यक्ति थे। ठीक है, अतः इस वंश का नाम क्या था, चेदी वंश का नाम महामेघवाहन वंश भी पड़ा था। इस वंश के सर्वाधिक शक्तिशाली शासक थे खारवेल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई हो जाएगा। आप लोग देख लेंगे। आगे बढ़ते हैं, खारवेल का नाम जुड़ा है। तो खारवेल का नाम जुड़ा है तो किससे जुड़ा है, तो हाथी गुम्फा लेक के साथ जुड़ा है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, हाथी गुम्फा लेक। इसका डिस्कशन में मैं बता रही हूँ। तो कलिंग का चेदी शासक कौन थे, तो खारवेल थे। ठीक है, कौन से खारवेल किससे थे, तो चेदी शासक से थे, संबंधित थे। प्राचीन भारतीय इतिहास के महानतम सम्राटों में एक थे खारवेल। ये जो थे उड़ीसा राज्य के भुवनेश्वर में स्थित उदयगिरी पहाड़ी की हाथी गुम्फा से उसका एक बिना तिथि का अभिलेख प्राप्त हुआ। इसमें खारवेल के बचपन हो गया, शिक्षा, राज्याभिषेक तथा राजा होने के बाद से 13 वर्षों तक शासन की घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण मिलता है। किसमें, तो हाथी गुम्फा लेख में मिलता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बराबर पर्वत श्रृंखला स्थित गोरखागिरी किसके द्वारा विजित किया गया। तो गोरखागिरी किसके द्वारा विजित किया गया, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा खारवेल। अगला प्रश्न है, अंग जनपद की राजधानी थी। तो अंग जनपद की राजधानी कहाँ थी, तो चंपा थी। तो प्राचीन भारत में 16 महाजनपद थे, इसमें से जो ये चंपा है अंग जनपद की राजधानी थी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा चंपा। अगला प्रश्न है, यूनानी आक्रमण से निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था। सिकंदर महान के समकालीन कौन थे, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, घनानंद। तो नंद वंश का अंतिम शासक जो थे घनानंद थे। ठीक है, तो सिकंदर का समकालीन थे वो, और उसे यूनानी लेखकों में क्या कहते थे, अग्रमीज। ये घनानंद अग्रमीज कहते थे, यूनानी लेखकों में अग्रमीज कहा करते थे, अग्रमीज। जेनेफिस ने इसे क्या कहते थे, बहुत घनाढ़ व्यक्ति। जेनेफिस ने इन्हें घनाढ़ व्यक्ति बताता था। भद्रसाल उसका सेनापति थे। भद्रसाल क्या थे, कौन थे, तो सेनापति थे उसका। तो करेक्ट इसका आंसर होगा घनानंद। अगला प्रश्न है मौर्य साम्राज्य से है, सैंड्राकोट से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विलियम जोन्स। अगला प्रश्न है, हर प्रश्न के नीचे इस तरह का आइकन दिख जाएगा आप लोग को, बीपीएससी द्वारा पूछा हुआ है।
सारे प्रश्न जितने मैं कराऊंगी सब बीपीएससी द्वारा पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो बहुत इंपॉर्टेंट रखता है हमारे एग्जाम में। तो मैं प्रश्न पढ़ती हूँ। भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई? तो पहले क्या बोल रहा है, पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न है, अब ये 2024 में देखे, 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसको याद रखिए कि मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य। किनको हराकर? ये नंद वंश के राजा घनानंद को हराकर ये मौर्य वंश की स्थापना किए थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य थे। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन विजय प्राप्त की? तो दक्कन विजय कौन प्राप्त किए थे? तो करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त। अगला प्रश्न है, जिनके ग्रंथों में, मैं थोड़ा सा और ऊपर करती हूँ, जिनके ग्रंथों में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन है वह है क्या? इसका विशाख दत्त में है। विशाख दत्त में क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन किया गया विशाख दत्त। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, तो इसका थोड़ा सा डिस्कस मैं कर देती हूँ। तो विशाख दत्त कृत मुद्रा राक्षस में से चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में विस्तृत सूचना प्राप्त होता है। ठीक है, इस ग्रंथ में चंद्रगुप्त को महापद्मनंद, अन्य नाम था नंद, ठीक है, उसका पुत्र माना गया। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को वृषल तथा कुलीन भी कहा गया है। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को वृषल कुलीन भी कहा गया है, वृषल तथा कुलीन भी कहा गया है। तो इस 18वीं सदी में घुंडी राज ने मुद्रा राक्षस पर टीका लिखा था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मेगास्थनीज दूत था, तो मेगास्थनीज जो थे किनके दूत थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो सेल्यूकस का। सेल्यूकस। तो मेगास्थनीज जो थे सेल्यूकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य की राजसभा में भेजा गया यूनानी राजदूत था। इसके पूर्व वो कहाँ के थे? तो अराकुसिया के क्षत्रप राज दरबार में सेल्यूकस का राजदूत रह चुका था। ये मेगास्थनीज जो थे सेल्यूकस का राजदूत ही रह चुका था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, ये नीचे थोड़ा सा प्रश्न आ गया है, कट गया है, तो मैं बता देती हूँ। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, प्रश्न पढ़ देती हूँ। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया है? इसका आंसर थोड़ा नीचे आ गया है, देख लेते हैं। तो मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में बांटा है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब आगे बढ़ते हैं, ये इसको मिलान करना है। ठीक है, तो मिलान करते हैं, चलिए। सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित कीजिए। तो ये है घटना, स्थान और संबंधित व्यक्ति। ठीक है, तो चोल संगम झील किससे संबंधित है? तो ये चोल जो है राजेंद्र प्रथम से संबंधित है। धर्म महामात्र की नियुक्ति ये कौन करना चाहते थे? तो ये अशोक के द्वारा किया गया था। प्रयाग सभा कौन किए थे? तो हर्षवर्धन। और सुदर्शन झील जो है चंद्रगुप्त मौर्य। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था, तो कौन सा था? इसका करेक्ट आंसर रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख में पता चलता था कि चंद्रगुप्त का प्रभाव जो पश्चिम भारत पर भी था। रुद्रदामन जूनागढ़। जूनागढ़ कहाँ है? तो गुजरात में पड़ता है, गुजरात। ठीक है, गुजरात। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो अफगानिस्तान तो था, बिहार भी था और कलिंग भी थे, लेकिन श्रीलंका जो ये नहीं था अशोक के साम्राज्य में। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। वह स्तंभ, क्या कर रहा है प्रश्न में, वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया, तो कौन था वह स्तंभ? कौन सा? तो भाबरू स्तंभ में अशोक ने स्वयं को
स्वयं को सम्राट बताया। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया तो इसको मैं बता देती हूँ। श्रीलंका इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या था? तो अशोक के धम्म का मूल संदेश था, क्या था? नैतिक संहिता थी। इसका बीपीएससी ने ई दिया है आंसर, ठीक है। तो इसका अशोक के धम्म का मूल संदेश जो था नैतिक संहिता थी। तो थोड़ा सा डिस्कस में बता रही हूँ डिस्कशन। अशोक अपने दूसरे, ठीक है, अशोक अपने दूसरे और 7वें स्तंभ लेख के माध्यम से संदेश देना चाहते थे। क्या देना चाहते थे? कि अपसिनवे बहुकयाने दयादाने सचे सोचे माधवे साधवे च, अर्थात कम पाप करना, कल्याण करना, दया करना, सत्य बोलना, पवित्र से रहना, स्वभाव में मधुरता तथा साधुवे बनाए रखना। इस प्रकार अशोक के धम्म के मूल संदेश में शांति और अहिंसा, बड़ों का सम्मान तथा धार्मिक सहिष्णुता निहित था, ठीक है। तो ये अशोक इन बातों को इतना लोगों को बताना चाहते थे अपने संदेश में। तो मूल संदेश जो था अशोक का धम्म में, तो ये उनका नैतिक संहिता थी। करेक्ट आंसर हो जाएगा नैतिक संहिता। अगला प्रश्न है हमारा, अशोक अपने शिलालेखों में, क्या है प्रश्न में? अशोक अपने शिलालेखों में अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते थे? तो प्रियदर्शी के नाम से जाने जाते थे। इसका करेक्ट आंसर होगा प्रियदर्शी। अशोक अधिकांश जो थे अभिलेखों में उसे देवनाम पिये कहते थे या देवनाम प्रियदर्शी भी कहते थे, यानी कि उनको अर्थ होता था देवताओं का प्रिय मानते थे, देखने में सुंदर, यानी कि देवनाम प्रिय मतलब होता है देखने में सुंदर, ये यानी कि देवनाम प्रियदर्शी, तथा राजा आदि की उपाधियों से संबोधित किया गया। पुराणों में इनको अशोक को क्या कहा गया है? तो अशोक वर्धन भी कहा गया। पुराण में अशोक वर्धन, ठीक है, अशोक वर्धन भी कहा गया। तो करेक्ट इसका आंसर हो प्रियदर्शी। आगे बढ़ते हैं। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है, तो अशोक के जो शिलालेख लिखे गए हैं तो कौन सी भाषा है? तो प्राकृत भाषा है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो दाईं से जो बाईं ओर लिखी जाती थी यह खरोष्टी लिपि थी। करेक्ट आंसर हो जाएगा खरोष्टी लिपि। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित, देखिए फिर रिपीट किया है क्वेश्चन, 2019 में पूछा गया था और ये पूछा गया है 2005 में पूछा गया है। तो हर बार बीपीएससी बहुत सारे प्रश्नों को रिपीट करते हैं, तो रिपीटेड क्वेश्चन जो है पढ़ने बहुत ज़रूरी हो जाता है एग्जाम की व्यू से। तो हम पढ़ देते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा खरोष्टी लिपि। आगे बढ़ते हैं। अशोक के अभिलेखों को पहली बार इनके द्वारा पढ़ा गया, तो किनके द्वारा पढ़ा गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा गया। करेक्ट आंसर हो जाएगा जेम्स प्रिंसेप। अगला प्रश्न है, ये फिर ये क्वेश्चन एक 2 पेज में आ गया है, ऑप्शन हो गया है, तो मैं पढ़ देती हूँ क्वेश्चन को। ब्राह्मी लिपि का सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? ब्राह्मी लिपि को पढ़ने का श्रेय किनको जाता है? तो इसका आप लोग को याद ही होगा, जेम्स प्रिंसेप को जाता है। तो जेम्स प्रिंसेप जो है ब्राह्मी लिपि को पढ़ने का श्रेय प्राप्त किए थे। तो कब किए थे? तो 1837 ईस्वी में उन्होंने इस ब्राह्मी लिपि को पढ़े थे, 1837 ईस्वी में। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो मौर्य वंश का अंतिम शासक जो था, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा बृहदत्त।
बृहदर्थ। अगला प्रश्न है, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? अंतिम मौर्य सम्राट फिर से रिपीट हुआ है, ये बृहदर्थ थे। अगला प्रश्न है, अशोक की नीति के आर्थिक परिणामों के कारण ही मौर्य साम्राज्य का पतन अधिकांशतः उचित था, इस तथ्य में किसने विश्वास किया? क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि अशोक की नीति की आर्थिक परिणामों के कारण ही मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। ठीक है, तो मौर्य साम्राज्य का पतन ये इस तथ्य में किसने विश्वास किया था? तो एक थे कौन, रोमिला थापर ने विश्वास किए थे कि अशोक की नीति के आर्थिक परिणाम के कारण ही जो मौर्य साम्राज्य जो है खत्म हो गया, यानी कि पतन हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रोमिला थापर। रोमिला थापर। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र क्या था? तो ये तक्षशिला था। अगला प्रश्न है, मौर्योत्तर काल आते हैं क्वेश्चन। अब इसमें ये करना सजावट करके सीक्वेंस से बताना है। ठीक है, तो हम बताते हैं, प्राचीन भारत के निम्नलिखित राजवंशों पर विचार कीजिए। तो सबसे पहले मौर्य वंश हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, 2। और उसके बाद शुंग वंश हो जाएगा, यानी कि 1 हो जाएगा, 2 1। उसके बाद फिर आ जाएगा 4 कन्नव हो जाएगा, 4 में कन्नव, 4 और 3 में हो जाएगा कुषाण। तो ये हो जाएगा कौन, 1 3 4, 1 2 1 4 3। ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, ताम्रलेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था। तो बिहार के राजाओं का संपर्क कहाँ था? तो जावा सुमात्रा से था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जावा सुमात्रा। तो इसका थोड़ा सा डिस्कशन मैं कर देती हूँ। पाल वंश के शासक देवपाल, यानी कि कौन से धर्म से थे देवपाल? ये बौद्ध धर्म से थे। ठीक है, तो लेखों में उसे परम सौगात कहा गया, देवपाल को परम सौगात भी कहा गया। इन्होंने क्या किए कि जावा के शैलेंद्र वंशी, जावा में कौन से वंश थे? शैलेंद्र वंश, शैलेंद्र, इस तरह का शैलेंद्र वंश। ठीक है, जावा में शैलेंद्र वंश के शासक कौन थे? बालपुत्र देव के अनुरोध पर उसे नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाने के लिए कौन क्या किए? तो 5 गांव दान में दिया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा जावा सुमात्रा। जावा सुमात्रा से संबंधित थे, बिहार के राजाओं का संपर्क था। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है प्रश्न में, स्वर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान के लिए प्रार्थना की थी? इसका वही पीछे जो पढ़े थे क्वेश्चन, वही हो जाएगा इसका करेक्ट। बालपुत्र देव, बालपुत्र देव। अब इसको मिलान करना है, तो चलिए मिलान करते हैं। सूची 1 को सूची 2 में मिलाए। ठीक है, तो कर्णस्वर्ण कहाँ है? तो कर्णस्वर्ण जो है पश्चिम बंगाल में, कर्णस्वर्ण अभी वर्तमान में है। प्राग ज्योतिष जो है ये असम में होगा। गिरनार तो आप लोग को पता है गुजरात होगा, और प्रतिष्ठान जो है महाराष्ट्र होगा। कितना इजी से मिल गया है। तो करेक्ट, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, आप लोग मिला लीजिएगा। अगला प्रश्न आप देखिए, 71वीं बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, हाल 2025 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए जूनागढ़ हो जाएगा। करेक्ट आंसर जूनागढ़। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं क्वेश्चन, दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने की? तो सुदर्शन झील जो थी एक कृत्रिम जलाशय थी, उसका मरम्मत कौन कराया था? तो रुद्रदामन ने कराया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा रुद्रदामन।
आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा प्रश्न में, इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया? तो बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा किसने जारी किए थे? तो बिम कटफिशस। कौन थे? बिम कटफिशस। कुषाण शासकों द्वारा बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन प्रारंभ करना भारतीय उपमहाद्वीप में उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान था। ठीक है, तो कुषाण शासक कौन थे? तो ये बिम कटफिशस, जो कि स्वर्ण मुद्राओं का प्रचलन का श्रेय इनको प्राप्त था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिम कटफिशस। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में शीशे के सिक्कों की शीशे की एक बड़ी संख्या पूर्व पूर्व गुप्त काल में शीशे के सिक्कों को एक बड़ी संख्या जारी की गई। इसको कौन थे? सातवाहन शासकों द्वारा बड़ी संख्या में जारी की गई। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। हमारा अंतिम प्रश्न है, हाँ, आप मैं एक बात बता देना चाहती हूँ कि अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करके रखेंगे, तभी आगे के वीडियो आप लोग को मिलते रहेंगे। तो हम अगर